Good morning, students. So far we have discussed about the preparation method of alkanes. Okay, today we are going to discuss about the physical properties and chemical properties of alkane. तो जब भी हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, मेनली वी विल डिस्कस अबाउट थ्री थिंग्स कि व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस इन विच दे एग्जिस्ट, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड थर्ड विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। ये सभी में हम डिस्कस करेंगे। अभी एल्कीन पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे, उसके बाद बेंजीन पढ़ेंगे, तो सब में यही डिस्कशन रहेगा। ठीक है, क्या डिस्कशन? फर्स्ट फेज की कौन से गैशियस फेज में, सॉलिड फेज में है, उनका वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी क्या है और बॉइलिंग पॉइंट। थ्री थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो पहला डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है, जो एल्केन्स हैं दे आर नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स आर नॉन पोलर। ठीक है, अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्यों हैं? पोलर से क्या समझते हैं आप? पोल्स जनरेट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। पर जो CH4 है या कोई भी एल्केन लो, उसमें जो है ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कोई किसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है ना। तो इस वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर होता है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न लिख लो, देयर इज़ अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, सो रीज़न है वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन electronegativity of carbon and hydrogen atom. Okay, अब इनके फेजेस की बात करते हैं कि ये सॉलिड में होते हैं, लिक्विड में होते हैं कि गैसेस में होते हैं। तो जो फर्स्ट 4 मेंबर हैं इस फैमिली के, फर्स्ट 4 मेंबर्स मतलब CH4 से लेकर C4H10 तक, ये सब गैशियस स्टेट में होते हैं। ठीक है, जैसे ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन क्या है? गैशियस स्टेट में है। LPG में हम ब्यूटेन यूज़ करते हैं तो वो गैशियस फॉर्म में रहता है। ठीक, उसके बाद जो हायर एल्केन्स हैं दे आर इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, इससे ऊपर के जितने भी हैं लाइक C5 से लेकर C7 तक, ये सब कौन से स्टेट में रहते हैं? लिक्विड स्टेट में रहते हैं। और C18 से ले जितने भी हायर वाले कार्बन हैं वो सब होते हैं सॉलिड स्टेट में। हाँ, C18 से लेकर बीच वाले लिक्विड ही रहते होंगे, लिक्विड सॉलिड के बीच में कुछ है ना। फोर्थ पॉइंट हम सॉल्युबिलिटी डिस्कस करें। सो दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। जब सॉल्युबिलिटी की बात होती है तो लाइक डिजॉल्व लाइक वाला फंडा चलता है। ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा? डिजॉल्व होगा। अगर वो नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। तो किसी पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप जो पोलर हो? NaCl तो सॉलिड होता है। पोलर सॉल्वेंट वाटर, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। वाटर में पोलैरिटी होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, है ना। सो वो पोलर सॉल्वेंट है। तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो जो एल्केन्स है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर या फिर पोलर सॉल्वेंट, इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, बट दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, सो इसमें क्या सॉल्युबिलिटी में क्या होगा? लाइक डिजॉल्व लाइक। अगर ये नॉन पोलर है तो किस में डिजॉल्व होगा? नॉन पोलर में। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो कौन कौन सा पोलर सॉल्वेंट है जिसमें ये सॉल्युबल है? तो बेंजीन हो गया, बेंजीन में ये बेंजीन भी नॉन पोलर है, उसमें ये सॉल्युबल है।
देन ईथर है, उसमें भी ये सॉल्युबल है। CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये उसमें भी क्या है, सॉल्युबल है। सो नेक्स्ट अब हम बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है। ठीक, सो जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किस किस प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर मास में। अगर मास ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। जैसे अगर मैं कंपैरिजन करूँ CH4 और C8, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, C8H18 का, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा है। ठीक है, पर दूसरा अगर सपोज मेरे पास दो आइसोमर्स हैं, ब्यूटेन के, एक ब्यूटेन है एन ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन, और मुझे दो आइसोमर्स में कंपैरिजन करना, दोनों का मॉलिक्यूलर मास तो सेम है, तो क्या दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैं ब्यूटेन और एन ब्यूटेन का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज एन ब्यूटेन। ठीक है, एन ब्यूटेन मतलब जो सिंगल स्ट्रेट चेन होती है उसको हम एन से शो करते हैं। अब मैं आइसोब्यूटेन बनाती हूँ, ठीक, तो ये हो गया आइसोब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में जो आइसोब्यूटेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और एन ब्यूटेन का ज़्यादा होता है। इसका रीज़न है इसका सरफेस एरिया। देखो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया तो उसको गर्म करने के लिए आपको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये गर्म होगा और वेपर में चेंज होगा, है ना। जबकि इसका सरफेस एरिया कम हो गया, तो सरफेस एरिया कम हो गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस इज ग्रेटर देन दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस। हाँ, वो मैं लिखवा रही हूँ। तो क्या होगा, लिख लो कि जो स्ट्रेट चेन एल्केन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन एल्केन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी ब्रांच चेन आइसोमर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन एल्केन इज ऑलवेज मोर देन दी ब्रांच चेन आइसोमर। ठीक है, साइक्लो होगा तो और कम हो जाएगा। पर साइक्लो तो है, आइसोमर नहीं होता है, उसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन नहीं होते हैं, कार्बन सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं होते हैं उसमें। हाँ, आइसोमर्स में ही लिखो। ठीक है, सो ये ब्यूटेन, वैसे ही पेंटेन, नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन का भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। ठीक है, जो एन पेंटेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद आइसोपेंटेन का होगा और नियोपेंटेन का सबसे कम, क्योंकि नियोपेंटेन का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। ठीक है, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या, सॉरी। बॉइलिंग पॉइंट जो है एन ब्यूटेन का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू आइसोब्यूटेन। ठीक, तो इसको ये आइसोब्यूटेन है। ठीक, सो एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, आइसोब्यूटेन का कम, क्योंकि सरफेस एरिया इसका कम है और इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक, तो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम लोग बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, ये किस तरीके से केमिकल कितना एक्टिव है। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई एक हाइड्रोजन को क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट करके कोई दूसरा जो एटम है वो अटैच हो जाएगा। तो पहले डेफिनेशन लिख लो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है।
a reaction in which a hydrogen atom of a hydrocarbon is replaced by an atom or a group of atoms is called substitution reaction. ठीक है, सो एल्केन में जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वो पूरा सेचुरेटेड है ना। अगर अनसेचुरेटेड होगा तो फिर एक कार्बन ब्रेक होगा और उस कार्बन में जाके कोई दूसरा एटम अटैच होगा। तो एल्कीन और एल्काइन जो है वो एडिशन रिएक्शन देंगे, और जबकि जो एल्केन है वो क्या देगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट जो टाइप का है वो हेलोजिनेशन है। ठीक है, हेलोजिनेशन मतलब जो हेलोजन है उनसे क्या करवाना? रिएक्ट करवाना। ठीक है, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या होगा? कोई भी एल्केन है उसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे? क्लोरीन से कराएंगे, और हमेशा ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, दिस रिएक्शन ऑलवेज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो एक मेथेन ले लो। मेथेन को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ CH3 और H। CH4 है तो मैं CH3H लिख लिया। अब इसकी रिएक्शन किससे कराऊंगी? Cl2 से, क्योंकि ये क्लोरीनेशन है और इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। H क्या बताता है? सनलाइट। तो Cl2 को भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो यहाँ पर क्या होगा? ये दोनों अलग हो जाएंगे और ये Cl आके अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3Cl प्लस HCl। तो इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। दिस इज मीथेन एंड दैट इज क्लोरोमीथेन। सो ये मीथेन है और ये क्या है? क्लोरोमीथेन। पर ये रिएक्शन यहीं पर ही स्टॉप नहीं हो जाता। ठीक है, क्या होता है ना कि क्लोरीन अभी और भी है, वो क्लोरीन बाकी कुछ क्लोरीन क्या करेंगे? इस क्लोरोमीथेन का फिर से क्लोरीनेशन कर देंगे। ठीक है, तो अगर इस क्लोरोमीथेन का फिर से क्लोरीनेशन कर दिए, तो फिर क्या बनेगा? फिर ये जो H है वो दूसरा H इस HCl के साथ कनेक्ट होकर HCl बनाएगा और इसमें 2 क्लोरीन ऐड हो जाएंगे। हाँ, तो क्या बन जाएगा? CH2Cl2 और HCl। तो ये हो गया डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, अब फिर आगे और भी क्लोरीन है हमारे पास, तो बाकी क्लोरीन जो है फिर से इसको क्लोरीनेशन होगा और बन जाएगा CHCl3। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म है ये। ट्राइक्लोरोमीथेन को क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। फिर इस हाँ, जब तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए। ठीक है, और सब किसके प्रेजेंस में होगा? H2 के प्रेजेंस में। सो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl। ठीक है, सो जो क्लोरीन है इट एक्ट विथ मीथेन वेरी रेडियली, और किसी भी एल्केन से बहुत ईजिली रिएक्ट कर लेता है क्लोरीन, बट वी शुड हैव द प्रेजेंस ऑफ HNu। तो ये हो गया क्लोरीनेशन। ब्रोमिनेशन भी ऐसा ही होता है, पर वो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। जैसे क्लोरीन ज़्यादा एक्टिव होता है, ब्रोमीन से उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं होती। हाँ, इसको ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। जो इसका कॉमन नेम है वो क्या है? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसमें ब्रोमीन भी इसी तरीके से HNu के प्रेजेंस में क्या करेगा? रिएक्ट करता है। ठीक है, बट वो उतना ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी नहीं होती है। दूसरा, अगर हम आयोडिनेशन पढ़ें, ठीक है, सो जो आयोडिनेशन है इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल समझते हैं ना, वो दोबारा से फिर से बैक में वो रिवर्स होने लगेगा। ठीक है,
तो जैसे अगर CH4 है वो I2 के साथ रिएक्ट करता है तो इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल के लिए इस तरीके के साइन लगता है और बनता है CH3I plus HI, बट दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ HiO3। ठीक है, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ HiO3 प्लस या फिर HNO3। नहीं, ये हेलोजिनेशन के अंदर ही क्लोरीनेशन है। हाँ, दिस इज सेकेंड। ठीक है, आयोडिनेशन है। ठीक है, तो आयोडिनेशन क्या होता है, हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है एंड इट इज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ HiO3 और HNO3। और जो फ्लोरिनेशन है, फ्लोरिनेशन जो होगा इट इज़ टू वायलेंट टू बी कंट्रोल। ठीक, फ्लोरिनेशन जो है इट इज़ टू वायलेंट रिएक्शन। फ्लोरिनेशन बहुत ही वॉयलेंट होता है। सो अगर मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखूँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कि कौन ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है, तो सबसे ज़्यादा जो है फ्लोरीन रिएक्ट करता है, ये बहुत वॉयलेंटली तुरंत रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, सो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखेंगे हेलोजन का, ब्रोमिनेशन भी होता है, जैसे क्लोरिनेशन होता है वैसे ही क्या होगा, ब्रोमिनेशन भी होगा। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा जो है F2 बहुत ही रिएक्ट करता है, मतलब वॉयलेंटली रिएक्ट करता है। Cl2 भी उसके बाद रिएक्टिव होता है, फिर Br2 रिएक्टिव होता है, और आयोडीन तो बहुत इजीली करता भी नहीं है, उसके लिए आपको कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है ना। बाकी सब में आपने देखा हो किसी भी हमको कैटलिस्ट या किसी के सिर्फ HNO सनलाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन हो जा रहा था। ठीक है, बट I2 तो सबसे लेस रिएक्टिव है, उसमें आपको कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चाहिए रहता है। नहीं है बुक में, है पर होता है रिएक्शन, बट आपकी बुक में नहीं है तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी रिएक्शन मैं अभी लिखवाने वाली हूँ। ठीक है, अब इसका जो मैकेनिज़्म है, कि जो रिएक्शन होता है उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होता है, जो इस बार आपके बुक से हट गया है, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। ठीक, तो और कंबशन, ये दो टॉपिक हट गए हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म और कंबशन। तो अब हम सीधा पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन। ओके, कि किस तरीके से जो एल्केन्स हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है। तो एल्केन का ना ऑक्सीडेशन से अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं अगर हम अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले तो। ठीक है, जैसे अल्कोहल है ना, अगर मैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराती हूँ तो हमेशा मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलता है, अगर मैं कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूँ। अगर मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराती हूँ तो हमेशा मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा, चाहे मैं कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूँ। पर एल्केन के केस में ऐसा नहीं है, अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बदलती जाती हूँ तो प्रोडक्ट भी क्या होता है, बदलते जाता है। ठीक है, सो इसमें मैं आपको सारा कुछ तो नहीं बताती, कुछ इम्पॉर्टेंट एक जो है वही दो बता देती हूँ। पहला तो है कॉपर के प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, और KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन में क्या बनता है। ठीक है, हाँ, अब ये सब्स्टिट्यूशन के बाद नेक्स्ट क्या होगा, पहला नंबर सब्स्टिट्यूशन था, दूसरा क्या है, ऑक्सीडेशन। हाँ हाँ, ऑक्सीडेशन या कंट्रोल जो भी है लिख लो। सो ऑक्सीडेशन में अगर हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन बना कर आते हैं तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन को हम बोलते हैं कंबशन। ठीक है, जो हमारे कोर्स से हट गया। तो कंबशन वैसे तो आपको पता है, अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा है, अगर हाइड्रोकार्बन का आप ऑक्सीडेशन कराते कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो CO2 H2O और बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है, हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो वो हम तो पढ़ ही चुके हैं। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पढ़ लेते हैं कि अगर हम एल्केन का, ठीक है, कोई भी एल्केन है उसका कंट्रोल्ड वे में ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या होता है। तो अगर मेरे पास
कॉपर है, कॉपर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कराती हूँ मैं किसका, मीथेन और ऑक्सीजन का, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रखते हैं 523 केल्विन और 100 atm प्रेशर, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या बनता है, मेथेनॉल बन जाता है, ठीक है। इसमें ऐसे लिख लूँ, रिएक्शन गिवन बाय टर्शियरी एल्केन्स। अगर मेरे पास कोई टर्शियरी एल्केन है, टर्शियरी एल्केन मतलब इस तरीके से, दिस इज टर्शियरी एल्केन। टर्शियरी एल्केन का अगर मैं ऑक्सीडेशन कराती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फिर वो किस में चेंज हो जाता है, एल्कोहल में, ठीक है। सो क्या बनेगा यहाँ पर, OH। ठीक है, तो दिस रिएक्शन ओनली टर्शियरी एल्केन दिस गिव ओनली टर्शियरी एल्केन गिव दिस रिएक्शन, ठीक है। सो ये टर्शियरी एल्केन का ही ऑक्सीडेशन है, और ये वाला तो कोई भी आप ले सकते हो, सबका अगर आप कोई भी एल्केन हो उसका ऑक्सीडेशन अगर आप कॉपर के प्रेजेंस में कराते हो तो क्या बनता है, मेथेनॉल ही बनता है, ठीक है। जो थर्ड टाइप का रिएक्शन है वो है आइसोमेराइजेशन। वो क्या होता है, सपोज आप ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन बनाना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास ब्यूटेन है उसका आइसोमर आइसोब्यूटेन बनाना चाहते हैं, तो हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, आइसोमेराइजेशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, आइसोमेराइजेशन में कोई भी एल्केन जो एन एल्केन है, एन एल्केन मतलब जो स्ट्रेट चेन है एल्केन, उसको हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl, ठीक है। तो हमको क्या मिलता है, उस एल्केन का आइसोमर मिल जाएगा, ठीक है। सो लिख लो, व्हेन एन एल्केन आर हीटेड विथ, व्हेन एन एल्केन मतलब ऐसा, ठीक है, ठीक है। एन एल्केन आर हीट, उसको एन एल्केन को क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। सो एन एल्केन इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 जिसको बोलते हैं, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस क्या है, HCl at 573 Kelvin, they are converted into branched chain alkanes. They are converted into branched chain alkane. इसमें पूरा आ रहा है ना, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्ट में भी आप समझ सकते हैं कि जब हम एल एल्केन को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और HCl, तो मुझे क्या मिल रहा है, ब्रांच्ड चेन एल्केन। जैसे कि ब्यूटेन है ना, एन ब्यूटेन है, ठीक। एन ब्यूटेन मतलब जो स्ट्रेट चेन है उसको मैं क्या बोलती हूँ, एन ब्यूटेन। उसको मैं हीट करूँगी किसका, हाँ, एनहाइड्रस AlCl3 प्लस HCl, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आइसोब्यूटेन। सो एन ब्यूटेन से क्या मिल गया, आइसोब्यूटेन। तो अगर हमको आइसोमर बनाना है तो हम ये मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। लिख लिए, और अगर मेरे पास एन हेक्सेन है, ठीक है, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, हेक्सेन मतलब क्या होता है, CH3 CH2 CH2, ठीक है, ये हो गया एन हेक्सेन। अब इसको मैं हीट करूंगी एनहाइड्रस AlCl3 प्लस HCl के प्रेजेंस में,
तो क्या बनेगा, मुझे 2 इसमें आइसोमर मिलेंगे। ठीक है, क्या क्या मिलेंगे, पहला मिलेगा ठीक है, एक इसको यहाँ डाल दिया तो क्या बचा, CH2 CH2 CH3, एक ये बन मिलता है और दूसरा मिलता है ठीक। तो 2 मुझे मिल गया आइसोमर, इसके एन हेक्सेन के 2 आइसोमर मिल गए। दिस इज एन हेक्सेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन और इसका हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। हाँ, 2 आइसोमर मिलेंगे। ब्यूटेन का तो एक नहीं प्लस है ना, दोनों का मिक्सचर मिलेगा मुझे, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। ठीक है, ये दोनों प्लस है। नाम भी लिख लेना, 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक, अगर मुझे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाना, अगर मेरे पास एल्केन गिवन है और एल्केन से मुझे क्या बनाना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब बेंजीन बनाना है, या कोई भी ऐसा एरोमेटिक कार्बन जिसमें हाइड्रोकार्बन जिसमें अगर सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच है तो भी चलेगा। ठीक है, सो अगर कोई भी एन एल्केन है उससे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाना है तो मुझे कैसा एन एल्केन चाहिए, जिसमें मिनिमम 6 होने चाहिए और मैक्सिमम 8। तो 6 to 8 कार्बन एटम वाले ही एल्केन होंगे, तभी मैं उसको क्या करा सकती हूँ, एरोमेटाइजेशन करा सकती हूँ। ठीक है, दूसरा है इसमें प्रेजेंस किसका होना चाहिए, कैटलिस्ट क्या है, तो इसमें कैटलिस्ट या तो Cr2O3 यूज़ कर सकते हैं या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ही हाई रखना है 773 केल्विन, तब कहीं जाके जो हमारा एल्केन है वो किसमें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। तो कोई ऐसा कार्बन जिसमें कोई ऐसा एल्केन जिसमें 6 कार्बन हो, तो हेक्सेन। ठीक है, अब हेक्सेन को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन था, स्ट्रेट चेन को मैंने इसे बेंड कर दिया थोड़ा सा। ठीक है कि नहीं, 6 कार्बन है ना, और कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 14 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो 14 हाइड्रोजन है कि नहीं, 3 3 6 2 8 2 10 2 12 और 14। ठीक है, नहीं इन दोनों हाइड्रोजन के, क्योंकि एन एल्केन है ना, एन एल्केन मतलब स्ट्रेट चेन है। मैं इसको बना के दिखा देती हूँ, इस तरीके का क्या है वो हेक्सेन है मेरे पास। ठीक है, इस हेक्सेन को मैंने तो थोड़ा मोड़ दिया इस तरीके से, है ना, जैसे एक लंबी तार है आपके पास, लंबी तार को आपने कुछ मोड़ के स्ट्रक्चर बना दिया, वैसे ही है ना, उसको मैंने इस तरीके से बना दिया एन हेक्सेन को। अब इस एन हेक्सेन से मुझे क्या बनाना है, इसके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होगा, बेंजीन होगा। ठीक है, सो इसका रिएक्शन मैं कराऊंगी इन द प्रेजेंस ऑफ Cr2O3, या फिर क्या लूँगी, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इवन हम मोलिब्डेनम ऑक्साइड भी ले सकते हो, MO2O3। टेम्परेचर होगा 773 केल्विन, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, एक्चुअली पहले ये नहीं बनता, पहले साइक्लोहेक्सेन बनता है। ठीक है, पहले क्या बनता है, साइक्लोहेक्सेन, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाएगा। तो पहले साइक्लोहेक्सेन बनता है, फिर वो साइक्लोहेक्सेन किस में कन्वर्ट होगा, बेंजीन में। तो ये 2 स्टेप में होता है, डायरेक्ट भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब अगर मुझे टॉलुइन बनाना है, टॉलुइन समझते हैं, टॉलुइन मतलब ये, इसको क्या बोलते हैं, टॉलुइन, बेंजीन रिंग और ऊपर में CH3। हाँ, सो अगर मुझे टॉलुइन बनाना है तो मुझे कौन सा एन एल्केन लेना पड़ेगा, हाँ, हेप्टेन। क्या लेना पड़ेगा, हेप्टेन। अगर मैं हेप्टेन लूँगी तो क्या बन जाएगा, टॉलुइन।
तो उसको लिखने का तरीका इस तरीके से लिख लो। ठीक, हेप्टेन को मैंने इस तरीके से लिख लिया। देखो यहाँ पर ये कंप्लीट ऐसा स्ट्रक्चर है, अभी चेन कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, अगर आप इसको खींचोगे ऐसे तो एक सीधा लाइन बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? तो ये स्ट्रेट चेन ही है, हेप्टेन है, 7 कार्बन्स हैं, तो ये हेप्टेन है। ठीक है, तो अब देखो जब इसको हम गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन, और ये दोनों आपस में यहाँ से क्या हो जाएगा? ये लिंक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक CH2 नहीं लिखा। ठीक, 7 है ना, Cr2O3 या फिर वेनेडियम पेंटॉक्साइड 773 केल्विन। तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पर? टोलुइन। सो ये है N हेप्टेन, उससे क्या मिला? टोलुइन। लास्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है रिएक्शन विथ स्टीम। ठीक है, नॉर्मल पानी से तो ये रिएक्ट करेगा नहीं क्योंकि ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते क्योंकि सैचुरेटेड होते हैं, पर ये स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, मतलब वाटर के वेपर्स है ना। सो उसके साथ रिएक्ट करके ये बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, सो स्टीम है मतलब कुछ हीट हो रहा होगा तभी, है ना। और ये हमेशा किसके होता है? कोई ना कोई कैटलिस्ट चाहिए होता है, निकल के प्रेजेंस में होता है तो मिलता है CO और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सो ये हाइड्रोजन बनाने का एक तरीका भी है। देखो यहाँ से अगर मीथेन को मैं वाटर के साथ गर्म करूँगी तो क्या मिलेगा मुझे? हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है तो आप इस मेथड से हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, सो this method is used for manufacturing of hydrogen। अब ये 2 हाइड्रोजन है इसलिए इसको बोलते हैं डाई हाइड्रोजन। ठीक है, सो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई हाइड्रोजन। ठीक, ये पायरोलिसिस, हाँ हाँ C2H6 भी ले लो आप, CO ही बनेगा, C2H6 भी लेंगे, बस आपको रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा तो सब केस में। ठीक है, पर बनेगा क्या? CO और H2। आप बना सकते हैं C2H6 के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो 2 कार्बन है तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, पर हाइड्रोजन कितने हैं? 6 2 8 नहीं ना, ये 8 हैं तो वहाँ मुझे 4 लगाना पड़ेगा उस हिसाब से। तो यहाँ नहीं, उससे भी ज़्यादा लगाना पड़ जाएगा। ठीक है ना, कितने में? 5 लगा, हाँ 5 में हो जाएगा। ठीक, तो ये अब बैलेंस हो गया। तो बनेगा तो CO और H2 ही, पर आपको उसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ, हमेशा निकल और उसको हीट करना पड़ेगा। तो लिख लो यहाँ पर, ये निकल के प्रेजेंस में होगा और हीट करना पड़ेगा। ठीक है,
अब अगला टॉपिक है आपका कॉन्फर्मेशंस। कॉन्फर्मेशंस को हम बोलते हैं रोटामर्स या रोटेशनल आइसोमर्स। ठीक है, आपको पता है मैंने पहले भी बताया था कि जो सिंगल कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है उसमें रोटेशन अलाउड है। जैसे उसमें क्या होती है, दो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है ना, तो अगर इस तरीके से ओवरलैपिंग है और इसको एक को मैं रोटेट करती हूँ तो भी इनके बीच का जो ओवरलैप है वो कुछ भी नहीं खराब होगा, है ना, वो ओवरलैपिंग रहेगा ही रहेगा। तो कार्बन कार्बन के बीच जो ओवरलैपिंग है उसमें हो सकता है कि कार्बन के बीच रोटेशन हो, तो उस रोटेशन को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्फर्मेशन। जैसे कि एग्जाम्पल एथेन का मैं लिखती हूँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ठीक, तो अभी देखो सब एक दूसरे से मैच्ड है, पर हो सकता है कि ये वाला कार्बन थोड़ा सा रोटेट कर जाए, है ना, ऐसे ये वहीं का वहीं रहे पर ये कार्बन रोटेट हो जाए। तो अगर ये कार्बन रोटेट होगा तो ये थोड़ा सा हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये थोड़ा सा इधर, जो अपने पोजीशन है उससे थोड़ा थोड़ा हट गया। तो इसी को हम बोलते, ये दोनों ही क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। ये जो पहला वाला है और ये क्या है, दूसरा वाले को मैं डैश लाइन से शो कर देती हूँ। ठीक है, सो दो मुझे मिलेंगे, एक ये वाला मिलेगा और दूसरा क्या है जो रोटेटेड वाला, तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर्स ही होंगे, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला क्या है, C2H6 है, पर 3D में इनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये रोटेशन की वजह से अब जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के पीछे लगे हुए नहीं है, थोड़े से शिफ्टेड है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फर्मेशन या रोटामर्स बोलते हैं। अब इसके दो टाइप के स्ट्रक्चर होते, प्रोजेक्शंस होते हैं, एक को बोलते हैं हम एक्लिप्स्ड और दूसरे को बोलते हैं स्टैगर्ड। ठीक है, एक्लिप्स में क्या होंगे, इसी तरीके का जो होगा, है ना, जैसे हाइड्रोजन का पोजीशन है, इनका पोजीशन एकदम मैच करेगा, उसको हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड। जैसे एक्लिप्स होता है ना, अगर एक के पीछे एक आ जाता है तो पूरा छुप जाता है वो, है ना, तो वैसे ही अगर ये फ्रंट में है ये पीछे है तो ये उसको पूरा क्या कर लेगा, ढक लेगा, तो एक्लिप्स जैसा हो जाएगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड। दूसरा होता है स्टैगर्ड, मतलब थोड़ा सा उनमें डिफरेंस रहेगा, रोटेशन हो जाएगा जिसकी वजह से, जैसे आपकी बुक में डायग्राम बना उससे समझा देते हैं। ठीक है, ये आगे का कार्बन है, ये पीछे का कार्बन है। C2H6 मॉलिक्यूल की बात करें, दो मॉलिक्यूल है, ये आगे है ये पीछे है। ठीक है, सो इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे दूसरा हाइड्रोजन नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा इस तरीके से रहेगा। ठीक है ना, तो इसके इन दोनों का एकदम इसके पीछे जस्ट नहीं है, थोड़ा सा अलग सा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड। ठीक है, तो यही है बस कन्फर्मेशन। दो टाइप के होते हैं, एक सॉहर्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन। दोनों है तो वही एक्लिप्स्ड ही है और एक स्टैगर्ड है, पर दोनों का जो प्रेजेंटेशन करने का तरीका है वो अलग अलग है। सॉहर्स ने अलग तरीके का प्रोजेक्शन दिया था और जो न्यूमैन है उसने अपना अलग तरीके का प्रोजेक्शन दिया, बट बात दोनों जगह वही हो रही है ना। एक्लिप्स्ड मतलब दोनों हाइड्रोजन का सबका पोजीशन क्या है, एकदम सेम है, पर यहाँ पर स्टैगर्ड में क्या है, वहाँ पर रोटेशन हो गया है, पर दोनों है एथीन के ही मॉलिक्यूल। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में हो सकता है कॉन्फर्मेशन, सिर्फ और सिर्फ एल्केन मॉलिक्यूल में, क्योंकि उसी में क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन कार्बन के बीच, क्योंकि जहाँ डबल बॉन्ड हुआ, पाई बॉन्ड आया, पाई बॉन्ड में फिर रोटेशन अलाउ नहीं है। ठीक है, सो कॉन्फर्मेशन आपको सिर्फ कहाँ मिलेगा, एल्केन्स में ही मिलेगा, जिसको हम और क्या बोलते हैं, रोटामर्स बोलते हैं। ठीक, सो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एक जनरल के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम लोग अगली क्लास में एल्कीन्स पढ़ेंगे। टाइम है क्या कि शुरू कर दें एल्कीन, अगली क्लास में ही करेंगे। ठीक है, एल्कीन्स को, उसका एल्कीन में आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हमने एल्कीन के आइसोमर्स नहीं पढ़े हैं। सो अगली क्लास में उसकी नॉमेनक्लेचर और आइसोमर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके, कोई डाउट है इसमें? अच्छा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि हाउ डू यू कन्वर्ट हेक्सेन इनटू बेंजीन, हेक्सेन को बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे एरोमेटाइजेशन लगाना है, मुझे कौन सा उसमें किसका प्रेजेंस रखना है, कितनी उसको हीट देनी है, तो मुझे बेंजीन मिल जाएगा।
तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। एरोमेटाइजेशन, आइसोमेराइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से एन ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन बनाओगे। सो ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिएक्शंस हैं, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरुआत है बोलते हैं ना, अभी तो पूरा पीछे रिएक्शंस ही रिएक्शंस हैं। एल्केन में उतना इम्पॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है जितना एल्कीन में और बेंजीन में इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्काइन में भी नहीं है उतना ज़्यादा, पर एल्कीन में ज़्यादा है, ठीक है। एल्काइन के भी कुछ इम्पॉर्टेंट है, उसको बता देंगे कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करके, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।